हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बगहा में आदमखोर बाघ का आतंक लगातार जारी है। बाघ ने आज 2 और लोगों का शिकार कर लिया है। बाघ ने अब तक 9 लोगों की जान ले ली है। बलुआ गांव में आज मां और बेटे को इस बाघ ने अपना निवाला बना लिया। बाघ ने मां और बेटे का शिकार किया है। बार बार ये बाघ अपना ठिकाना बदल रहा है। बाघ को मारने को लेकर अब आदेश भी दिए जा चुके हैं कि अब इस बाघ को मार दिया जाए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसे लेकर बिहार एसटीएफ की तैनाती तक की गई है। बाघ ने मां और बेटे को अपना शिकार आज बनाया और अब मरने वालों की संख्या जो है वो 9 तक पहुंच चुकी है। यानी बाघ ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। गोवर्धना थाना क्षेत्र के बलुआ की यह घटना शनिवार सुबह मां और बेटे घर के पीछे सब्जी के खेत में थे, जिस दौरान इस बाघ ने इनको शिकार बनाया। मृतकों में बबीता देवी और उसका 7 साल का बेटा शिवम शामिल हैं। हमले के बाद बाघ शव को गन्ने के खेत में घसीट कर ले जाता है। गन्ने के खेत में अब बाघ की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों की तरफ से ये तलाशी इस वक्त शुरू की गई है, जिसमें एसटीएफ भी तैनात है। 48 घंटे में 4 लोगों की मौत से इलाके में दहशत साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे संवाददाता मुन्ना राज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना राज, इस वक्त इस बाघ को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? गोवर्धना के बलुआ गांव में जैसे ही बाघ से 2 लोगों की मौत की खबर आती है, सैकड़ों की संख्या में वहां गोलबंद लोग बाघ की तलाश कर रहे हैं और वन विभाग की टीम भी पहुंची है। लेकिन अभी ताजा अपडेट यही आ रहा है कि जो वन विभाग की टीम पहुंची है रेंजर के नेतृत्व में, उसको ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है और वन विभाग के विरुद्ध जमकर वहां आक्रोश पनप रहा है और जिला बल के जवान भी वहां पहुंचे हुए हैं और फिलहाल बाघ की तलाश हो रही है। लेकिन अब तक बाघ को नहीं ढूंढा जा सका है और वहां ग्रामीणों में लगातार 2 लोगों की मौत की सूचना जैसे ही आती है आक्रोश बढ़ गया है और सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच चुके हैं और पूरे इलाके में प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी हो रही है। जी विभा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और देखिए, इस वक्त नाराजगी लोगों की और ज्यादा चरम पर जाती हुई, क्योंकि अब तक 9 लोगों की जान ये बाघ ले चुका है। आदमखोर बाघ का आतंक इस कदर है कि लोग डरे और सहमे हुए अब आक्रोश इसे लेकर जाहिर कर रहे हैं। आज 2 लोगों को इसने अपना शिकार बनाया है। मां और बेटे की जान इस बाघ ने ले ली है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आदमखोर बाघ अब इस इलाके के लिए आतंक का दूसरा पर्याय बन चुका है और हर बढ़ते दिन के साथ इसका शिकार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तस्वीर इस वक्त लोगों के आक्रोश की, जिसमें 2 लोगों की जान आज सुबह सुबह इस बाघ ने ले ली है। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर कुमार सिन्हा हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि कैसे अब इस बाघ को लेकर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट समीर कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और सबसे पहले इस वक्त सवाल यही कि इस आदमखोर बाघ पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इसे कैसे पकड़ा जाए, क्या वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आज की जो 2 घटना हुई और पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में जो 4 लोगों की घटना है, यह अत्यंत दुखद है, क्योंकि मनुष्य की मौत किसी अगर जंगली जानवर से होती है और खास करके इन परिस्थितियों में जबकि बाघ गांव के में आकर के लोगों को मार रहा है और लेके जा रहा है, यह सच में बहुत ही दुखद और दुखद होने के साथ साथ चिंतनीय भी है। क्योंकि मेरी समझ से यह इस बाघ का जो बिहेवियर है वो कुछ अब चेंज हो गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। चूंकि मैं ग्राउंड पे नहीं हूं तो हर कारण को डिटेल में जानना बता पाना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं जब बाघ, युवा बाघ या तो बूढ़े बाघ अपनी जो उनकी टेरिटरी होती है, जो उनका जो एक एरिया होता है, उससे अगर ये बाहर निकलते हैं तो इस तरह की घटनाएं होना संभव है। ऐसी घटनाएं करते हैं। वाल्मीकि के संदर्भ में आप देखें कि जंगल से निकलने के बाद हमारे गन्ने के खेत हैं और गांव बसे हुए हैं, तो गन्ने के खेतों में भी इनको खाने का सामान मिल जाता है। जंगली जानवर भी मिलते हैं, जैसे सुअर हैं, ये गन्ने के खेत में रहते हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय लोगों के जो माल मवेशी होते हैं वो भी एक उसके ऊपर भी ये खा लेते हैं, उनको भी खाते हैं और
जो गन्ना है वो उसमें इनको छुपने की जगह मिल जाती है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद बाघ अगर शिकार लोगों का करने लगे, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बाघ जो है वो गलती से गलतफहमी में आदमी को मार देता है। उसे लगता है जैसे कभी आदमी बैठा हुआ है या झुका हुआ है, तो उसे लगता है कि ये भी मेरा शिकार जैसा है, और उसको मार देता है और मार करके वो कर जाता है। लेकिन अगर ये घटना बढ़ती जाती है और ये उसके आदत में आ जाता है कि अच्छा ये बहुत आसानी से हम आदमी को मार सकते हैं, और ये बहुत सत्य है, जितनी मुश्किल से वो एक जंगली जानवर को मारता है, उससे काफी काफी कम मुश्किल में वो आदमी को मार सकता है। सर, फिर ऐसे हालात में ग्रामीण क्या करें? उनकी तरफ से वो एहतियाती कदम क्या उठाए जाने चाहिए जिससे कि वो खुद अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए? बहुत हद तक इसे लेकर उनकी तरफ से कोशिश हो पाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी परिस्थितियों में हमारा जानवर का जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो ग्रामीण है या जो हम लोग हैं, जो मानव है, वो अपने बिहेवियर में बदलाव करें। हम अगर ये अटैक तभी होता है जब बाघ हमारे बाघ के नजदीक होते हैं, उसके दायरे में आते हैं, तो हमें उस दायरे को बढ़ा करके रखना है। जब भी बाघ ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोशिश करना है कि ये आपको 100% इंश्योर करना है कि हम ऐसी जगह पे कहीं भी नहीं जाएं, अकेले नहीं जाएं जहां पे कि बाघ के छुपे होने की संभावना है। और बाघ एक दिन में वो 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी चल सकता है। इसलिए अगर एक जगह बाघ निकला हमसे 20 किलोमीटर दूर, तो दूसरे जगह भी लोगों को अलर्ट हो जाना जरूरी है। हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें, हम वैसे इलाकों में नहीं जाए जहां बाघ के छुपने की संभावना हो सकती है। ये पहला कदम होता है। दूसरा कदम है कि आप जहां भी आसपास रह रहे हैं, पता नहीं अभी इन सब गांवों में बिजली की क्या व्यवस्था है, रात को पूरी बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बाघ जो है उसको थोड़ा ये लगे कि यहाँ लोग हैं। या तो लोग आग जलाते हैं, लेकिन बहुत जगहों पे देखा गया है कि अगर सोलर पावर लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, ये सब अगर आप जला करके रखते हैं तो बाघ जो है वो दूर रहते हैं। लेकिन ये सब सारी बातें जो हैं वो वैसे बाघ के लिए है जो नॉट नेचुरल नॉर्मल बिहेवियर जिसका है, या थोड़ी सी बिहेवियर उसकी चेंज हुई है। लेकिन अगर कोई भी बाघ अगर घर में घुस करके अगर उठा के ले जा रहा है, ये चिंतनीय है। अगर उसकी पहचान अगर हम स्थापित कर पाए कि हाँ वो बाघ था और ये पर्टिकुलर बाघ था, तो ये चिंतनीय है। जैसे कल या परसों की एक घटना है जिसमें ये झोपड़ी के अंदर से एक बालिका को लेकर के गया। बिल्कुल ऐसी घटनाएं चिंतनीय सर, अमूमन ये कहा जाता है कि जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो, जब आपको लग रहा हो कि आप अपनी जान बचाने के लिए क्या करें क्या ना करें, वैसी परिस्थिति में कहा जाता है कि अगर आप अपने आप को शिथिल छोड़ देते हैं, आप अपने आप को मरा हुआ जैसा अगर पोर्ट्रे करते हैं, तो अमूमन शिकार नहीं कर पाता है जानवर। तो क्या ये भी तरकीब अपनाई जा सकती है ग्रामीणों की तरफ से जब उनके सामने डू और डाई जैसी वाली स्थिति हो? देखिए, ऐसी परिस्थिति हम लोग ऐसे बात करते हैं, इसमें काफी मिथ भी है। ये परिस्थिति आती ही नहीं है, क्योंकि बाघ को अगर आप देखेंगे तो आप भागने की कोशिश करेंगे या कुछ भी करेंगे, बाघ उस तरीके से छुपा हुआ होता है कि आपको ये मौका ही नहीं देगा कि आप कुछ कर पाए, है ना। वो पीछे से क्योंकि बाघ जो है वो छुप करके शिकार करता है, वो आपको दौड़ा करके शिकार नहीं करता है। तो बाघ छुपा हुआ होगा और सीधे आपके ऊपर छलांग लगा देगा, जंप कर जाएगा, आपको पकड़ लेगा या पंजा मार देगा। और उसका एक पंजा मारना भी हमारे मरने के लिए काफी है। आदमी एक पंजा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है उसका। तो इन सब चीजों के ऊपर हमको विश्वास कम करना चाहिए। हमें विश्वास ये करना चाहिए कि जितनी कम से कम हो उतना हम घर से बाहर निकले, या निकले तो लोगों के साथ रहें, हल्ला करते रहें। 5 लोग, 7 लोग, 4 लोग हों। अकेले रहना तो बिल्कुल ही सही नहीं है ऐसी परिस्थितियों में। सर, इस वक्त 400 वनकर्मियों की टीम इस काम में लगी हुई है, क्योंकि अब तो आदेश भी दे दिए गए हैं इस बाघ को मारने के लिए। इसके साथ एसटीएफ की टीम को भी लगा दिया गया है। तो आप अपने तजुर्बे से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्ट्रेटेजी बदली जाए तब जब हर बढ़ते दिन के साथ बाघ जो है वो इंसानी खून ज्यादा बहा रहा है, जाने ज्यादा ले रहा है? देखिए, ये 400 लोग लगे हैं या 500 लोग लगे हैं, बाघ अकेला है। बाघ भी काफी सातिर होता है। सातिर कहने का मतलब कि चालाक होता है। उसको प्रकृति ने अपने सर्वाइवर के लिए उसको इंस्टिंक्ट दिए हैं। हमें स्मार्टली काम करने की जरूरत है। आप 50 लोगों को आप रखें जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और 2 वैसे लोगों को रखें जिसको एक्सपीरियंस है, तो ये काफी मैटर करता है। और आप ये देखें कि जब 400, 300, 200 या एक झुंड जब भी कहीं भी रहेगा तो वो हल्ला करेगा, शोर मचाएगा या बातें करेगा। ऐसी परिस्थिति में बाघ को इस बात का आभास हो सकता है कि मेरे आसपास आदमी है, और इन परिस्थितियों में वो दुबक करके आपसे दूर जा सकता है। तो
मेरा ये है कि यहाँ पे स्मार्टली हमको काम करना है, हमको चुपचाप काम करना है और किस चुपचाप तरह आप के देखेंगे। एक्सपर्टीज की जरूरत अभी वन कर्मियों के अंदर और ऐसे ट्रेंड लोगों की जरूरत आपको लगती है कि अब उनकी तैनाती हो जानी चाहिए, चाहे उनकी संख्या 10 ही क्यों ना हो, 20 ही क्यों ना हो, और ऐसे ट्रेंड वनकर्मी किस स्टेट से कहां से लिए जाने चाहिए जो कि ज्यादा तजुर्बा रखते हो ऐसे बाघ पर कंट्रोल करने के लिए? देखिए ऐसे ऐसे आपको कहीं मिलेंगे नहीं, वो पूरे टीम में आपको 1 या 2 लोग मिलेंगे जिनको तजुर्बा होगा और वो पूरे टीम को लीड करते हैं। तो जो टीम लीडर होगा उनको सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, बाघ का बिहेवियर क्या है, किधर जा सकता है। और डेफिनेटली टाइगर रिजर्व के लोग, मैनेजमेंट के लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि बाघ के मूवमेंट की दिशा किस तरफ है। तो जो बायोलॉजिस्ट है वो कहाँ से किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो ये प्रेडिक्ट करने की जरूरत होती है कि बाघ आगे कहाँ जा सकता है। और दूसरा कि अगर आप बाघ को, अगर देखिए बाघ तभी पकड़ा जाएगा जब आप उसको किसी छोटे एरिया में कंसोलिडेट करेंगे, कन्फाइन करेंगे। अगर वो बाघ ओपन रहेगा तो आपको चकमा दे करके वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। आप और ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि ना आप पकड़ पाएंगे ना मार पाएंगे। ऐसा मत न सोचें कि मारना उसको बहुत आसान काम है, मारना भी बहुत मुश्किल काम है ना। और ऐसी परिस्थितियों में जब भीड़ लगी होती है, आप ये समझे कि अगर 100 लोगों 200 लोगों की भीड़ के बीच में अगर एक टाइगर निकल गया तो अगर गोली चली तो वहां पे भी खतरा होने की संभावना है। वहां पर भी खतरा होने की संभावना बिल्कुल। तो इस वक्त एक नई स्ट्रेटेजी के साथ और उसके बिहेवियर को समझकर रिएक्ट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सबीर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अब स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत है। 400 लोगों के वनकर्मियों की टीम की नहीं बल्कि ट्रेंड और प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है जो इस बाघ के बिहेवियर के अनुरूप अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सर आपका। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। दूसरे धन के लड़के से प्रेम प्रसंग और कथित शादी करने वाली लड़की को परिवार वालों के द्वारा जलाकर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिलहाल मृतका का शव बरामद नहीं हो पाया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रहिका थाने में केस दर्ज कर लड़की की मां और चचेरे भाई समेत प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मृतका के शव की तलाश इस वक्त पुलिस की टीम की तरफ से साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है, छानबीन की जा रही है। शव को लेकर तलाश इस वक्त होती हुई वहीं युवक युवती के अलग अलग धर्म से होने की वजह से इस घटनाक्रम को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। नवादा में एक शख्स ने पैसे के लालच में अपनी 4 माह के नवजात भतीजे को ही बेच दिया। घटना शहर के मिर्जापुर मोहल्ले की है जहां चंदन वर्मा ने अपने 4 माह के भतीजे को घर से अगवा किया और उसे पावापुरी में गार्ड की नौकरी कर रहे शख्स से 1.5 लाख रुपए में सौदा कर दिया जाता है। घर में नवजात को गायब देखकर उसके परिजन थाने में शिकायत दर्ज कराते नजर आए, जिसके बाद एसपी के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को पतरातू से गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने नवजात बच्चे को उसके मां बाप को सौंप दिया है। बैठा अंदर, हम बोले बाबू फिर पूजा करवा लोग का चलाओ, कैसे बैठे थे पर्व त्योहार में ले तो बैठे थे चल ली थी। बुतरवा के खिलाते खिलाते बाहर गया था, हम लोग सोचा बाहर जा रहे थे क्या होगा, बस इतने में गायब हो गया होगा। फिर क्या किया वो? फिर क्या किया, फिर उसके बाद मिला ही नहीं। अपने चाचा चंदन वर्मा जिनका नाम है, उनके द्वारा एक अन्य सहयोगी के माध्यम से इस बच्चे को एक निसंतान दंपति को बेच दिया था। कांड का उद्भेदन करते हुए टीम ने बच्चे के चाचा को गिरफ्तार किया और उस दंपति को गिरफ्तार किया। दंपति के पास से बच्चे को बरामद किया गया पावापुरी से। जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि है। राजकीय समारोह के रूप में पुण्यतिथि को मनाया जाएगा। इसे लेकर बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया अक्टूबर को हर साल ये समारोह जो है वो राजकीय समारोह के तौर पर मनाया जाएगा। बिहार सरकार का ये बड़ा फैसला इस वक्त सामने, जिसमें कैबिनेट सचिवालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए। अब तक जेपी जयंती को ही राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता था। गांधी मैदान स्थित जेपी प्रतिमा पर पुण्यतिथि समारोह का आयोजन होगा, जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। सुबह 10:45 पर गांधी मैदान प्रतिमा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और सीएम नीतीश के साथ ही अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी भी यहां होगी। तो बिहार में जेपी को लेकर सियासत इस वक्त चरम पर है। 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती तो 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि है।
उनकी जयंती कार्यक्रम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी की जन्मस्थली सिताब दियारा आ रहे हैं, जहां आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 20 दिनों के भीतर उनका ये दूसरा बिहार दौरा होगा, लिहाजा बिहार में इसे लेकर सियासत इस वक्त गर्म है। बिहार में महागठबंधन की सरकार जेपी से जुड़े कार्यक्रमों को ग्रैंड तरीके से बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। सीएम नीतीश कुमार आज सिताब दियारा जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बिहार सरकार जेपी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी है। तो बिहार में जेपी पर सियासी जोर जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, उसे समझने की भी कोशिश करते हैं। जेपी पर सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है। बिहार जेपी को अपनी विरासत मानता है। लालू और नीतीश इस विरासत पर अपना हक जताते हैं। लालू नीतीश खुद को जेपी का शिष्य मानते हैं, खुद को जेपी आंदोलन की उपज बताते हैं। लालू और नीतीश विरासत पर हकमारी इन्हें बर्दाश्त नहीं है। अमित शाह आएंगे तो जेपी की बात उनकी तरफ से की जाएगी। जेपी की नीतियों और सिद्धांतों की बात अमित शाह की तरफ से होगी। महागठबंधन पर सवाल उठाएंगे। लालू और नीतीश को कांग्रेस की गोद में बताएंगे और इसे लेकर सवाल जब उठाया जाएगा तो सवाल का जवाब देना आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि जो हक नीतीश और लालू जेपी पर जताते रहे, उस पर हकमारी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। 11 अक्टूबर को जहां अमित शाह जेपी जयंती में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे से सियासी हलचल इस वक्त बढ़ चुकी है। बीजेपी ने अमित शाह के दौरे के पहले नीतीश कुमार के दौरे को बेचैनी बताया और कहा कि इसी बहाने अगर क्षेत्र का विकास होता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैंने कहा कि यही बेचैनी का कारण है। अभी तो मुख्यमंत्री जी का नागालैंड में कार्यक्रम तय था, मुझे जो जानकारी मिली है, लेकिन आज आनन फानन में रात में तय हुआ है, यही बेचैनी है। और इससे हमें लगता है कि क्षेत्र के लोगों का विकास हो रहा है। अंधेरे ही सही, देर से ही सही, लेकिन गृह मंत्री जी के कार्यक्रम होने के बाद आंख अगर खुला है विकास की तरफ, यहाँ भी कुछ लोगों को जर्जर स्थिति से मुक्ति दिलाया जाए, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अब हमारे गृह मंत्री जी ही उसके प्रेरणा के दायक है। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लिया है। चार्जशीट में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती का भी नाम है। लालू प्रसाद पर आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी में कई लोगों को नौकरियां दी गई और बदले में जमीन ली गई। ये जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के नाम पर ली गई है और इस मामले में कुल 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। सीबीआई का आरोप यह भी है कि लालू परिवार के सदस्यों ने पटना में करीब 1.25 लाख वर्ग फुट ली हुई है। और अब जरा जानिए कि ये आईआरसीटीसी घोटाला है क्या। घोटाला नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा हुआ है। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए ये आईआरसीटीसी घोटाला हुआ। 2004 और 9 तक लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। सैकड़ों लोगों को बिना परीक्षा नौकरियां दी गईं। नौकरी के बदले कीमती जमीन लिखवाई गई है। लालू प्रसाद के मंत्री रहते शिकायत की गई। ललन और शिवानंद तिवारी ने शिकायत दर्ज की थी। मई में सीबीआई ने 17 जगहों पर इसे लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी भी की। जमीन सीधे लालू प्रसाद के नाम पर नहीं ली गई और ना ही आई जमीन किसी और के नाम पर लिखवाई गई और बाद में उनके परिवार को गिफ्ट के तौर पर यह जमीन दे दी गई। और इसी को लेकर अब सीबीआई जो है वो कार्रवाई करती हुई और अब चार्जशीट दाखिल की गई है। बगहा की बात करेंगे, जहां गंडक नदी के जलस्तर में लगातार अब कमी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी का डिस्चार्ज भी अब घट चुका है। कल तक जो ये 4,45,000 क्यूसेक से ज्यादा था, वो अब घटकर 3 लाख क्यूसेक हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ गोपालगंज में पानी अभी भी लोगों के लिए आफत बनी हुई है। कल वाल्मीकि नगर बैराज से 4,45,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया था और वो पानी अब गोपालगंज पहुंच रहा है। नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं।
मांझागढ़ प्रखंड के नेमुआ, खाप, मकसूदपुर और कुचायकोट प्रखंड के काला मटिहनिया, फुलवरिया में पानी फैल चुका है। नदी का पानी अब घरों में प्रवेश कर गया है और यही वजह है कि लोग अब मजबूरन पलायन करने को विवश हैं। पलायन की दूसरी जगहों पर जाने की मजबूरी और उसकी परेशानी लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बगहा में राहत है क्योंकि जलस्तर धीरे धीरे कम होता हुआ, क्योंकि डिस्चार्ज जो है वो कम हो चुका है। कल तक जो 4.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा था वो घटकर 3 लाख पर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ अब ये पानी गोपालगंज के नए नए इलाकों में प्रवेश करता हुआ और यहाँ के लोगों की परेशानी को बढ़ाता हुआ। तो गोपालगंज में गंडक नदी का पानी अब नए इलाकों में तेजी से फैलने लगा है और यही वजह है कि लोगों की परेशानी, उनकी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। सदर प्रखंड के गमहारी की बात कर लीजिए, राजवाही की बात कर लीजिए, रामपुर, टिंगराही, मेहंदिया गांव में गंडक का पानी अब प्रवेश कर चुका है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे इसी पानी के बीच लोग जीने को मजबूर हैं। अपने अपने सामानों को बचाने में जुटे हुए ग्रामीणों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर खाद्य सामग्री और पीने के लिए पानी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। इस इलाके में रहने वाले लोग ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर दिख रहे हैं। नदी का पानी निचले इलाकों में तेजी से फैलने लगा। ये सदर प्रखंड के गम्हरिया गांव है, जहां पर तकरीबन 20 ऐसे घर हैं जो पानी में इस वक्त डूब चुके हैं। देखिए कैसे लोग जो है अपने सामान को लेकर बाहर निकल रहे हैं पानी में, आप तस्वीरों में देखिए। और इधर जो है घर जो है डूब चुके हैं, फुसनुमा घर है, चापाकल हो या फिर पानी टंकी हो या फिर जो सामान है वो सारे डूब चुके हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो पानी से बाहर निकल रहे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं कि इधर आइए चाचा, कितनी परेशानी हो रही है? कितना बहुत परेशानी में, बहुत परेशानी में। कितना घर है जो अभी तक यहाँ डूब चुका है? 20 कर ले बा, 22 घर डूब चुका है। और कोई राहत यहाँ पर? कोई राहत नहीं है। कोई यहाँ राहत की बात करें तो अब तक कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रशासन की टीम भी यहाँ नहीं पहुँची है। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ पर? अरे हर साल पानी की दिक्कत है, हर साल पानी आता है, कोई पूछने नहीं आता है, कोई अधिकारी ये क्या हो रहा है, क्या एक आदमी कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, कम से कम देखना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना। ये परेशानी दियरा के लोगों की है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो पानी से बाहर निकल रहे हैं घरों से सामान लेकर। क्या अंदर क्या क्या सामान था जो आपका बर्बाद हो चुका है? धान, गेहूँ, बहुत कुछ ऐसा था जो बर्बाद हो गया पानी से भीग के। ऐसा कपड़ा उपड़ा सब, मतलब बर्तन वर्तन भी है भीजा हुआ, इधर तो ढो रहे हैं, निकाल रहे हैं इधर से। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।